गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक इस्तकबाल है सभी लोगों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा और मंत्री परिषद में हमने इसके आर्टिकल्स पढ़े और जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वो हमने पढ़ा। और क्या आर्टिकल है उसका, और जो स्टेट की जो हमारी मंत्री परिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, हमने दोनों चीज़ें पढ़ी। हालांकि अभी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, चूंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के बारे में तो हम सब जानते हैं कि इसे हम सरकार का वास्तविक जो है प्रमुख कहते हैं, यानी कि ये हमारी गवर्नमेंट का एक रियल हेड होता है। चूंकि अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में तो प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड होता है, लेकिन ये रियल हेड होता है। और अगर जैसे हम भारत के राष्ट्रपति को कहते हैं कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, लेकिन उसी तरीके से हम प्रेसिडेंट को उसी तरीके से हम पीएम को भी कहते हैं। क्या पीएम को कहते हैं कि जो ये हमारा सरकार होती है उसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश का हेड कौन है? प्रेसिडेंट, और हमारी सरकार का हेड कौन है? पीएम। ठीक है, अगर हम बात करें पीएम के बारे में तो पीएम की तुलना हम अमेरिका के राष्ट्रपति से करते हैं और अपने राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन की महारानी यानी कि ब्रिटिश क्राउन से करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से सारी बातें चलती चली गई। और चूंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे और बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे यानी कि संविधान सभा पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअल में ये सभी चीज़ें कैसे क्रिएट हुई। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एक कई देशों से लिया गया संविधान है। जिस देश की हमें जो बात समझ में आई या जो बात हमें अच्छी लगी उस तरीके से हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, खैर ये बातें हम बात की बात करेंगे। चूंकि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी एक मंत्री की तरह होता है, वो भी एक कैबिनेट मंत्री ही होता है और एक प्रकार का प्रधान होता है, हमारी सरकार का प्रधान होता है। लेकिन अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके फैक्ट वाइज बनते हैं। आपको एक क्वेश्चन देगा और 4 विकल्प देगा। और अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज के बारे में तो वहाँ पे हमें हर चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। कि अगर हम बात करें एसएससी के बारे में तो एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बताइए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो आप सब जानते हैं कि इसका कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन चूंकि अगर हम बात करें एक डिटेल के बारे में तो हम यहाँ पे भी काफ़ी सारी बातें लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 साल होता भी है, नहीं भी होता। क्योंकि ऐसा भी फिक्स नहीं होता है कि राष्ट्रपति जो पीएम होगा वह बिल्कुल 5 सालों के लिए फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर उसका लोकसभा में बहुमत नहीं है तो देन उसकी सरकार भी गिर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद भी त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अगर सही सलामत है सब कुछ तो फिर तो 5 साल का कंप्लीट ही करता है टेन्योर यानी कि कार्यकाल। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम फैक्ट वाइज देखें तो एसएससी आपसे केवल फैक्ट पूछेगी, क्या ये बात ठीक है? यस है तो यस, नो है तो नो। लेकिन एसएससी में लेकिन अगर हम बात करें यूपीएससी में तो यूपीएससी में हमें उस चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, हमें समझाना होता है, हमें ये बताना होता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसका अगर 5 साल का टेन्योर है तो क्या यहाँ पे क्या क्या बातें हो सकती हैं वो हमें बताना होता है। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है वो एसएससी की चटनी बना देता है, मतलब बिल्कुल फोड़ के रख देगा उसे। क्योंकि एसएससी वाला बच्चा यूपीएससी कभी नहीं निकाल सकता, लेकिन यूपीएससी वाला एसएससी की चटनी निकाल देगा, चटनी बना देगा बिल्कुल। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो बच्चा फैक्ट को याद
ना करते हुए अगर डिटेल वाइज कंसेप्ट को प्रिपेयर करता है तो देन फैक्ट तो उसके अपने आप ही निकल के आ जाएंगे। हालांकि सिविल सर्विसेज में और एसएससी के जो ये वनडे एग्जाम होते हैं इनमें अंतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो तैयारी कर रहा है यूपीएससी के लिए, बहुत ही डिटेल मेथड में हर चीज़ों को पढ़ रहा है, डिटेल कंसेप्ट से पढ़ रहा है, तो देन वहाँ पे वो एसएससी को भी क्रैक कर लेता है। उसके लिए कोई एसएससी का एग्जामिनेशन कोई टफ एग्जाम नहीं होता, उसी लेवल के उसी सिलेबस का जो भी एग्जाम होगा वो उसको डेफिनेटली क्रैक करेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमें पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो यहाँ पे मैं जो डिटेल है वो मैं थोड़ी थोड़ी आपको देता चला जाऊंगा, एक साथ में सारी डिटेलिंग नहीं बताऊंगा पीएम के बारे में। अब कुछ बच्चों का डाउट था कल यूटी के बारे में, तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग तो डालेंगे प्राइम मिनिस्टर। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और अगर बात करें आर्टिकल के बारे में तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में आता है, आर्टिकल 75 में। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग सभी जानते हैं कि नरेंद्र दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और लगातार 2 वर्षों तक रहे, 2 वर्षों मतलब 2 बार नॉमिनेट हुए हैं, सॉरी एक तरीके से अपॉइंट हुए हैं, और आगे भी उम्मीद हो सकती है इनकी। लेकिन उससे पहले कल के डाउट देखते हैं कि अगर मैं बात करूं दिल्ली के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली में 2 आर्टिकल होंगे, आर्टिकल 239 का डबल ए और आर्टिकल 239 का ए बी। और चूंकि पहले दिल्ली में सीएम नहीं हुआ करता था, ठीक है, पहले दिल्ली में सीएम नहीं हुआ करता था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें एक एनसीटी एक्ट आया, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इस 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यानी कि संविधान संशोधन में इन दोनों आर्टिकलों को रखा दिल्ली के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 239 ए के बारे में, तो यहां पे जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें जो हमारे मंत्री होंगे उनकी जो संख्या होगी मैक्सिमम, यानी कि नंबर ऑफ मिनिस्टर जो होंगे विथ सीएम, सीएम सहित, उनकी जो संख्या होगी वो होगी नॉट मोर देन 10% सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कीजिए, 1 मिनट रुकिएगा, इसे नोट कीजिए पहले फटाफट, 1 सेकंड आ रहा हूं।
बस चल लिया ना रिकॉर्डिंग। तो सोनू ना, ये इसकी स्क्रीन ये घूम कैसे जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। यहाँ मेरी स्क्रीन पे तो सही आ रहा है, यहाँ से स्क्रीन से मुझे नहीं दिख रहा। मैं अब देख, यहाँ से कट रहा है थोड़ा सा शायद, इसको सही कर दे। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे भाई? हम थे, अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पहले सीएम नहीं हुआ करता था और एक एनसीटी एक्ट आया, उसके जरिए ये सारी बातें हुई। और इसमें दिल्ली से संबंधित दो आर्टिकल होंगे, आर्टिकल 239 का डबल ए और आर्टिकल 239 का ए बी, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि ये एक संविधान संशोधन हुआ था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में, और इसके तहत ये आर्टिकल आए। और अगर हम बात करें आर्टिकल 239 के तहत, तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो हमारी मंत्री परिषद है, दिल्ली की जो मंत्री परिषद है, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग मंत्री परिषद होती है, हर यूनियन टेरिटरी की जो है अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम बात करें मंत्री परिषद के बारे में, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम, जो अधिक से अधिक मंत्री होंगे, वो कितने होंगे? सीएम सहित वो 10% सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि 10% सीटों से अधिक नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? उसमें जो टोटल सीटें हैं वो है 70, और 70 का आप निकाल लीजिए 10%, तो कितनी सीटें हो जाएंगी? 7 सीट हो जाएंगी। आंसर क्लियर इतनी बात? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डाउट, ठीक है। और फिर भी डाउट आता है तो बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चे का कल डाउट था कैबिनेट के ऊपर, कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर के डिटेलिंग के ऊपर, वो भी समझा देता हूं मैं एक बार, ठीक है। कल एक बच्चे का डाउट था कैबिनेट के लिए, तो देखो मैं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अंतर भी बता देता हूं, ठीक है। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको तो हिंदी में बोलते हैं हम क्या? मंत्री परिषद। क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद। और इसे हम बोलेंगे मंत्रिमंडल। क्या बोलेंगे? मंत्री, इसको हम बोलेंगे मंत्रिमंडल, ठीक है। अगर हम बात करें कैबिनेट के बारे में, तो कैबिनेट में केवल और केवल, यानी ओनली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। और अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, यानी मंत्री परिषद के बारे में, तो इसमें 3 टाइप के मंत्री होते हैं, जिसमें पहला मंत्री होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलेंगे हिंदी में कैबिनेट मंत्री, इसको बोलेंगे राज्य मंत्री, और इसको बोलेंगे स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क देखना, फर्क यह है कि कैबिनेट में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, और जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करूं, मंत्री परिषद के बारे में बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि मंत्री परिषद में 3 टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, स्टेट, इंडिपेंडेंट। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये एक सीनियर लेवल के मंत्री होते हैं, हाई अथॉरिटी के मंत्री होते हैं, और ये बड़े मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, यानी कि मंत्रालय के बारे में,
तो आप लोग जानते हैं कि मंत्रालय हमारे दो टाइप के होते हैं। पहली तो होती है बिग मिनिस्ट्री और दूसरी होती है स्मॉल मिनिस्ट्री। बिग मिनिस्ट्री का मतलब होता है बड़ा मंत्रालय और स्मॉल मिनिस्ट्री का मतलब होता है छोटा मंत्रालय। बिग मिनिस्ट्री का जो भी हेड होगा वो कैबिनेट मंत्री होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। और जो स्मॉल मिनिस्ट्री होगा इसका जो हेड होगा वो होगा इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। अब इनके मैं एग्जाम्पल भी समझा देता हूं। जैसे अगर अब मैं बात करूं बिग मिनिस्ट्री के बारे में, तो बिग मिनिस्ट्री जैसे गृह मंत्रालय हुआ, आपका शिक्षा मंत्रालय हुआ, आपका जो है वित्त मंत्रालय हुआ, ठीक है, ये सभी बड़े मंत्रालय होते हैं और इनके जितने भी ये मंत्रालय होते हैं उनके जितने भी हेड होंगे वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्मॉल मिनिस्ट्री के बारे में, तो जैसे आप लोग जानते हैं जैसे खेल मंत्रालय है, एक छोटा मंत्रालय है जिसका किरण रिजिजू जो हेड है, और ये एक क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर है, यानी कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। और स्वतंत्र प्रभार मंत्री स्मॉल मिनिस्ट्री का क्या होता है, हेड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन तीनों के बारे में, तो कैबिनेट मंत्री एक सीनियर लेवल का मंत्री होता है और ये हेड होता है बिग मिनिस्ट्री का, और ये हाई लेवल पे काम करता है, पीएम के साथ बैठ करके निर्णय लेता है और इसका दर्जा सीनियर लेवल का होता है। वही मैं बात करूं स्टेट मिनिस्टर के बारे में, तो स्टेट मिनिस्टर इनकी हेल्प के लिए होते हैं कैबिनेट मंत्री के, ठीक है। और ये एक पद होता है राज्य मंत्री का, ठीक है। और वही बात करें इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर के बारे में, तो ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, ना ही इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री होगा ना ही राज्य मंत्री होगा। ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और अपने मंत्रालयों को देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअल में कहां कहां पे हो सकती है। तो आप सब जानते हैं कि ये यूनियन में भी होती है, यूनियन गवर्नमेंट में भी होती है यानी कि संघ सरकार में भी होती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है यानी कि राज्य सरकार में भी होती है। मंत्री अगर मैं बात करूं कैबिनेट के बारे में, तो ये भी आपकी दोनों जगह होगी, आपकी यूनियन गवर्नमेंट में भी होगी और स्टेट गवर्नमेंट में भी होगी, ठीक है। और ये डाउट आपका क्लियर हो गया। मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दिया कि मिनिस्ट्री कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। बिग मिनिस्ट्री कौन सी हो गई, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। और छोटी मिनिस्ट्री जैसे खेल मंत्रालय हुआ, छोटे मोटे जो भी होते हैं मंत्रालय वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा वो डाउट के रूप में पढ़ा, ये सब आप लोगों के डाउट थे। हालांकि कल एक बच्चे का क्वेश्चन था कि भाई ये जो मंत्री होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनकी सैलरी कितनी होती है, क्या ये अपने पद पे दोबारा आ सकते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी होती है, वो मैं सब आगे बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो एक सिस्टमैटिकली लेकर के चलेंगे। चलो भाई, क्लियर है बात। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं अपने पीएम पे, है ना। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। तो देखो ये तो आपको पता चल गया कि जो पीएम होते हैं वो हमारे आर्टिकल 75 में है और ये सरकार के प्रमुख होते हैं, ठीक है, रियल हेड होते हैं, सभी काम यही देखते हैं, सब चीज़ें यही करते हैं देश में। लेकिन जो भी ये काम करेंगे वो किसके नाम पे करेंगे, राष्ट्रपति के नाम पे करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का हेड ऑफ नेशन होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है। अब अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो इसके बारे में क्या क्या बातें होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें अपॉइंट के बारे में, तो इसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। इसको रिमूव कौन करेगा, ये रिजाइन किसको देगा, और इसको शपथ कौन दिलाएगा, सवाल उठता है ये। तो एक ही व्यक्ति काम करता है इनके लिए, वो है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंट भी राष्ट्रपति करेगा, रिमूव भी राष्ट्रपति करेगा, रिजाइन भी राष्ट्रपति को देगा ये, और ओथ भी राष्ट्रपति ही दिलवाता है, किसको, पीएम को। अभी एक्सप्लेन करेंगे सारी डिटेलिंग। इनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल होता है, 5 ईयर होता है। इनकी मिनिमम एज कितनी होती है, मिनिमम एज, तो मिनिमम एज होती है इनकी 25 साल। 25 साल का मतलब 25 साल का व्यक्ति
पीएम बन सकता है। इनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? तो इसका आंसर है नो लिमिट। और क्या होगा भाई? और क्या होगा? और होगा भाई, क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? रीअपॉइंट, तो बिल्कुल यस, हो सकते हैं रीअपॉइंट। ठीक है। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है अहर्ताएं। देखो अब आप इतने दिन से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपको अब तो इनका हिंदी मतलब पता चल गया होगा। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, रिमूव का मतलब होता है हटाना, रिजाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देना, ओथ का मतलब होता है शपथ, ठीक है। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, मिनिमम एज का मतलब होता है कम से कम उम्र, मैक्सिमम एज का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा उम्र, रीअपॉइंट का मतलब होता है पुनर्निर्वाचित। और अगर कोई बच्चा इतनी इंग्लिश नहीं कर सकता ना, तो ध्यान रखेंगे वो केवल एक ही एग्जामिनेशन के लिए बना है, कांस्टेबल के लिए बस। वो भी यूपी, यानी कि कांस्टेबल भी कौन सा बनेगा? वो केवल स्टेट के कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और या यूपी ऐसा ही बनेगा बस, इससे आगे की ना सोचे। एसएससी पैसएससी और बैंकिंग के बारे में भूल जाए, अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन होगी इज नोन एज, कि जो प्रेसिडेंट होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर पे कंप्लीट एज 25 ईयर हो। इस पे मैं अभी क्वेश्चन मार्क बना, स्टार बना करके चलूंगा, ठीक है। नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे ना हो। ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है इसके बारे में। और नेक्स्ट है शुड बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और यहां पे हाउस से संबंधित है लोकसभा से और राज्यसभा से, ठीक है। यानी कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं ये बातें। हाँ, कल एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन कि भाई इनकी जो सैलरी होती है वो कौन निर्धारित करता है। तो देखो देखो, हालांकि मैं बताऊंगा लेकिन फिर भी सुन लो कि जो पीएम की सैलरी होती है वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है, और इनको जो सैलरी मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। याद रखिएगा इस बारे में, ठीक है। यानी कि भारत की संचित निधि से इनकी सैलरी मिलती है, लेकिन इनकी सैलरी जो निर्धारित की जाती है वो संसद के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको समझ लीजिए। देखना टाइम क्या हुआ। अब इसको ध्यान से समझना। देखो बच्चों, अब ना जितने भी आपके जो चैप्टर होंगे वो लगभग 2-2 3 दिन के होंगे। जैसे ये है, अब ये कल ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अब चूंकि जितना हमें एसएससी में चाहिए, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा तो मैं आपको ज़्यादा कंटेंट पढ़ा पाऊंगा, थोड़ा स्लो से चलूंगा तो आपको कंटेंट कम पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आपको पेपर भी तो देना है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, स्पीड से हमें पढ़ना है और धीरे धीरे चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए अब देखो, इसको ध्यान से समझो। देखिएगा, अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट के बारे में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूं अपॉइंट के बारे में, तो भारत का राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये किसी भी तरीके से निर्वाचित नहीं होता है, जैसे इलेक्शन में, यानी कि इसका चयन किया जाता है, नहीं।
इसका अपॉइंटमेंट होता है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछा भी गया है कि बताइए भारत के प्रधानमंत्री को निम्न में से किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, या फिर एक आध कुछ और दे देगा ऑप्शन, वो देख लीजिएगा। तो आंसर होगा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, अब देखो ये डिटेलिंग में आपको आगे बताऊंगा कि कैसे अपॉइंट करता है। लाइक आपसे केवल फैक्ट में पूछेगा कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। दैट्स ऑल। अब वोटिंग का हिसाब किताब क्या है कि क्यों, कैसे वोटिंग करेगा, क्या होगा, वो मैं आपको आगे चल के सब बताता चलूंगा, ठीक है। अभी आप केवल इतना समझिए। रिमूव के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति ही इसको रिमूव कर सकता है, लेकिन वहां पे कंडीशन होती है। मैं यहाँ पे स्टार बनाना चाहूंगा। कंडीशन ये होती है कि अगर भारत का राष्ट्रपति ये ठान ले कि मुझे पीएम को हटाना है, तो ऐसी कंडीशन में वो पीएम को बोलेगा कि अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाओ लोकसभा में, अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाओ, अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करके दिखाओ। और अगर ऐसी कंडीशन में पीएम नाकाम हो जाते हैं तो वहां पे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो उनको इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। और ऐसी कंडीशन में अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो वो पूरी मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर राष्ट्रपति ठान ले कि मुझे इसे हटाना ही है, लेकिन पूर्ण बहुमत है लोकसभा में, इनकी सरकार का, मोदी की सरकार का पूर्ण बहुमत है, तो ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि अगर मेरा पूर्ण बहुमत है तो मैं नहीं हटा सकता हूं, पूर्ण बहुमत नहीं है तो मैं हटा सकता हूं, ठीक है। रिजाइन, अगर भारत के राष्ट्रपति चाहे, भारत के प्रधानमंत्री चाहे तो खुद भी रिजाइन दे सकते हैं, और रिजाइन देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। ओथ, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है गोपनीयता की, उनके पद के लिए गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। हालांकि आपके एसएससी में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ओथ को लेकर के, केवल पूछेगा कि बताइए भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो इस नोन एज आपके सामने 4 विकल्प होंगे, आपका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। टेन्योर के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि इसका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन यहां पे भी मैं स्टार बनाना चाहूंगा, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई बनता है तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा भी हटाया जा सकता है अगर उसका पूर्ण बहुमत लोकसभा में नहीं है, उसकी सरकार का पूर्ण बहुमत लोकसभा में नहीं है, तो वहां पे उसका टेन्योर कम हो जाता है, या फिर वो खुद ही रिजाइन देते या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी टेन्योर 5 साल से कम होता है, लेकिन अगर कुछ भी समस्या नहीं है तो वो पूरा 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करता है, ठीक है। मिनिमम एज के बारे में बात करें तो इसमें भी मैं स्टार बनाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री बनता है वो किसी न किसी हाउस का मेंबर होता है, किसी न किसी सदन का सदस्य होता है, और आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि वो मेंबर जो होता है वो चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, लेकिन उसको मेंबर होना पड़ेगा। अगर वो मेंबर नहीं है तो पीएम तो बन सकता है, लेकिन उसको सदस्यता लेनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। वो चीजें मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर कोई भी पीएम बनेगा तो वो डेफिनेटली किसी न किसी का मेंबर होगा, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो। और इस बारे में क्वालिफिकेशन में लिखा है साफ साफ कि शुड बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ये इसकी क्वालिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन अब चूंकि वो मेंबर किसी का भी हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, तो यहाँ पे हम इस 25 साल की एज को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि अगर वो मेंबर है लोकसभा का तो उसकी जो एज होगी वो 25 साल होगी, अगर वो मेंबर है राज्यसभा का तो उसकी एज होगी 30 साल। लेकिन सवाल ये उठता है कि बताइए जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी लोकसभा में 25 साल एज होती है और वहीं राज्यसभा में 30 साल की एज होती है, क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप लोकसभा के सदस्य बनने चाहते हैं तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ठीक है।
मैक्सिमम एज के बारे में बात करें तो नो लिमिट होगा, 70 साल का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, 100 साल का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट बात करें रीअपॉइंट के बारे में, क्या ये पुनर्निर्वाचित हो सकता है, तो बिल्कुल आपके सामने बहुत ही करंट का एग्जाम्पल है आपके नरेंद्र मोदी, जो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार भी उम्मीद है। और लास्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि अहर्ताओं के बारे में। और हम सब जानते हैं कि इनकी जो पहली अहर्ता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। कंप्लीट एज 25 ईयर, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर मेंबर लोकसभा के हैं तो 25 साल, राज्यसभा के हैं तो 30 साल। नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। और लाभ का पद का मतलब क्या होता है ये भी आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट, और सभी संघ सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों को छोड़ करके जितने भी व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब या फिर लोकल गवर्नमेंट की जॉब या किसी सरकारी संस्था में कोई जॉब करते हैं, पैसा ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, कोई उपलब्धि ले रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी फंड वगैरह ले रहे हैं, तो वो सभी लाभ के पद में आएंगे। लेकिन लाभ के पद में पीएम, लाभ के पद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, गवर्नर और सभी मंत्री, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे वो केंद्र सरकार के हों, वो नहीं आते। और आप सब जानते हैं कि लाभ के पद पे जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है कानून बनाने की, वो संसद की होती है। और अगर लाभ के पद पे कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कोई विवाद होता है, तो उसको कौन सोल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट सोल्व करती है। और चूंकि ये जो नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर होता है, जिसपे राष्ट्रपति आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 के तहत इस पे एक्शन भी ले सकता है। और चौथी जो क्वालिफिकेशन होगी वो होगी शुड बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, अरे एक चीज़ तो रह गई, हाँ एक चीज़ और बताने वाला था आज का, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, हालांकि काफ़ी मेरे पे अभी भी समझाने के बाद भी बच्चों के कमेंट आते हैं, सर सिलेक्शन कैसे ले, ये कैसे करे, वो कैसे करे। तो देखिएगा, मैं आपको बहुत शॉर्टकट में मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट नौकरी खुली हुई है और सब कुछ खुला हुआ है, आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट, हमेशा अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और उनकी वैल्यू समझिए। दूसरा, हमेशा अपने टीचर की इज्जत कीजिए, उसकी वैल्यू समझिए, उसका ऑनर कीजिए। तीसरा, अपनी पढ़ाई को बड़े ईमानदारी के साथ करिए, मेहनत के साथ पढ़िए। चौथा चौथा जो होगा वो होगा कि जो भी कंटेंट पढ़े, सॉलिड पढ़े, दमदार पढ़े, अपडेटेड पढ़े, किसी के बहकावे में ना आए। अगर यहाँ तक कि मैं भी आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ और उसको भी आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप मेरे कंटेंट को किसी और टीचर के साथ कंपेयर करके देखिए, और जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप पढ़िए, बिकॉज पैसा बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाया जाता है। दूसरी बात, एमसीक्यूज करते चलें और हमेशा नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच रखें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, और हमेशा ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहें जो लोग खुद भी नेगेटिव हैं और छोटी छोटी बात पे कचर पचर करते हों। हमेशा बड़े लोगों के साथ रहिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो जिनसे आपको सीखने के लिए कुछ मिलता है। ऐसा नहीं आप छोटे मोटे लोगों के साथ रह रहे हो, नॉट एट ऑल। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी होती है, पेशेंस रखना होता है, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें केवल और केवल बुद्धिमान बनना है। जो कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपका पर्पस ये है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, हालांकि वो सभी का मोटिव ये होगा कि हमें एक नौकरी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के लिए तो बहुत कम ही लोग पढ़ रहे होंगे पॉलिटी को। अब आप देख रहे होंगे कि पॉलिटी, अगर हम बात करें तो पॉलिटी में कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लेता है पॉलिटिकल साइंस में, जब भी उसकी पॉलिटी कंप्लीट नहीं होती है, तो आप तो केवल एसएससी और आईएएस पीसीएस की पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तो आपकी कैसे कंप्लीट हो सकती है। लेकिन हमें सिविल सर्विसेज में या एग्ज़ाम में जो चीज़ हमें चाहिए, हमें केवल वो ही जो है चीज़ें पढ़नी है। हमेशा ऐसे लोगों से बचे रहिए जो 10-10 साल 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिसका 5 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ वो खुद भी
आपके सिलेक्शन से जलेगा और आपको भी ऐसी बात बताएगा जो आपको रोके देगा। क्योंकि जब जिस बच्चे का खुद भी, और हाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा उस व्यक्ति की बात सुने जिसने लाइफ में कामयाबी ली हो या लाइफ में सक्सेस हुआ हो या फिर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो या उसके अंदर टैलेंट हो। ठीक है, कभी भी ऐसे बच्चे की, किसी भी ऐसे टीचर की बात ना सुने जो अनसक्सेसफुल हो। हमेशा जो है अपनी ही तारीफ करता हो, और जो है जिस बच्चे का सिलेक्शन ना हो, 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो खुद भी नेगेटिव है, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में कमी रही होगी, तभी तो वो जो है रहा होगा। लेकिन फिर भी तैयारी को हमेशा दमदार रखें, अच्छा कंटेंट पढ़ें, और नेगेटिव रहें, पॉजिटिव, नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव रहें, और बस यही बातें हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो भाई ये फंडा देखो, अब ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये पॉलिटी है इंग्लिश में, हिंदी में, सब चीज़ें जो हैं ये हमने कहाँ से सीखी? क्योंकि हर चीज़ पैसे से नहीं आती है, हर चीज़ अपने से भी आती है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरीके से। आप देखो, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि 25 साल एज होनी चाहिए, और मैंने उसका कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया कि 25 साल क्यों होती है और 30 साल क्यों होती है। लेकिन अगर आप इस पे भी रिसर्च करने लग जाओगे तो आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, फिर आप एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट में विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं कर रहे। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा होशियार होना है। लेकिन एग्जामिनेशन में उन्हीं लोगों की नौकरियां लगती हैं जो लोग अपने स्मार्ट माइंड से तैयारी करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि घोड़े और गधे में फ़र्क होता है। गधे पूरा दिन मेहनत करता है लेकिन जब भी वो गधा ही रहता है, और घोड़ा, घोड़े की अच्छी खिलाई भी होती है, पिलाई भी होती है, सब चीज़ें होती हैं, और रेस भी जीतता है, सारे काम करता है। ठीक है, लेकिन गधे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमेशा गधा मत बनिए, हमेशा घोड़ा भी बन के देखिए और दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और हर चीज़ को इंग्लिश में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए। देखिएगा, अगर मैं पॉलिटी के सेक्शन की बात करूं या जीएस के सेक्शन की बात करूं, तो हर चीज़ में आप अगर बाईलैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंसेप्ट को क्लियर दोनों ही भाषाओं में क्लियर करना ही चाहिए। और हालांकि सिविल सर्विसेज के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे भी बाईलैंग्वेज तो नहीं चलता, लेकिन हाँ, आप अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिखिए, हिंदी के से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़िए। लेकिन फिर भी आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ से कट रहा हूँ। चलिए भाई, तो बस अब ठीक है ना? तो आप मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हमेशा मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए। अपने बड़े से, जो आपसे बड़ा लोग हैं उससे कुछ सीखिए, और यारी दोस्ती, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे दूर रहिए, और इधर उधर की जो बातें हैं उनसे दूर रहिए, इधर उधर की आलोचनाओं से दूर रहिए। ये उसने क्या कहा, इसने क्या सुना, उसने क्या कह दिया। अपनी बात को एक ठोस बात रखें, वजनदार बात रखें। ठीक है, और कहते हैं ना, ऑफिसर वही लोग बनते हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है, जिनके अंदर एक 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 अलग ही टैलेंट होता है। वरना तो आप लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जो पूरे दिन मेहनत करके 200 रुपये कमा रहा है, और एक व्यक्ति 2 ही घंटे में 2000 रुपये कमा रहा है। तो दोनों में तो फ़र्क हो गया ना। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना मोटिवेशन बहुत है। और बाकी हाँ, एक चीज़ और, कल बच्चे कमेंट कर रहे थे, देखो वो जो बैच लॉन्च हुआ है मैथ स्पेशल का, तो जो मैथ स्पेशल का बैच है वो 1499 रुपये का है। और इसमें 1499 रुपये में वो फुल कोर्स है, उसकी कोई मंथली फीस नहीं है, 1499 फुल कोर्स है। और इसमें क्या है, इसमें जो है, जो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, जिन्हें लगता है कि 3 और 3 6 होते हैं, भी होते हैं, नहीं होते, जो कोई भी संख्या लिख दे, कोई बड़ी कैलकुलेशन कर दे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। यानी जो व्यक्ति ये कहता हो ना कि हम मैथ नहीं सीख सकते, और दुनिया का कोई टीचर उन्हें मैथ नहीं सिखा सकता, उनको मेरा बैच मैथ सिखा देगा, गारंटेड। गारंटेड, मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटेड मैथ सीख जाओगे। आपको 2 ही 3 डेमो में पता चल जाएगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। उसके बाद आप कोर्स को बाय कर लीजिएगा, और उसके बाद अपना तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और ये बैच उन्हीं लोगों के लिए कारगर होगा
जो बच्चे पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, जिनकी कैलकुलेशन वीक है, जिनकी मैथ में स्पीड नहीं है, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, जो छोटी छोटी बात को नहीं समझ पाता है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट कहाँ हटेगा, फ्रैक्शन क्या होगी, न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, ये सभी चीज़ें जो होती हैं बेसिक बेसिक वो नहीं पता, तो उसके लिए होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मैथ पढ़ रहा है और नॉन बैकग्राउंड जो होते हैं मैथ के, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि वो एक बेसिक बैच है। लेकिन अगर जो बिल्कुल बच्चा गधा है बिल्कुल पढ़ने में मैथ में, और वो पढ़ के अब हाई लेवल का मैथ करता है, तो उसको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहता ना, आपने सुना होगा कि टीचर कहते हैं कि मैथ का बेस खराब है, तो वो बेस ही बेसिक बैच इसलिए कि वो आपका मैथ का बेस तैयार करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बेस क्लियर होगा तभी तो पिलर खड़े होंगे ऊपर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट योर सेल्फ, बाय बाय।